दोस्तों एक बार आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि आपको ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करना है, तो उसके बाद सबसे पहले तो आपको अपना जीएसटी नंबर लेना होगा और जीएसटी नंबर आने के बाद आपको करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा। जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है, आप कैसे खुद से ले सकते हैं और बैंक अकाउंट ओपन करवाने में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, दोनों से ही रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं। दोनों ही वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक बार आपने अपना करंट बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, उसके बाद एक ऑनलाइन सेलर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, देखो जीएसटी नंबर लेने में आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ, बैंक अकाउंट ओपन करवाने में भी आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अब इसके बाद कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कि इस बिजनेस में आपको करने होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इस बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। बहुत बेसिक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला भी कंप्यूटर और लैपटॉप चल जाएगा। नॉर्मली कंप्यूटर जो है वो आपको 20-25 हज़ार रुपए की रेंज में मिल जाएगा, असेंबल्ड करा के भी आप ले सकते हैं। और लैपटॉप 30-35,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप बिल्कुल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी प्रिंटर की। प्रिंटर आप कोई भी लेजर प्रिंटर ले लीजिए, इंकजेट प्रिंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो लेजर प्रिंटर जो है ना वो शुरुआत में तो महंगा पड़ता है, लेकिन इसकी पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट कम आती है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी इसकी कम है। वहीं इंकजेट प्रिंटर शुरुआत में सस्ता पड़ता है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा है और पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। तो इसलिए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के लिए लेजर प्रिंटर ही रिकमेंडेड है। आप कोई भी लेजर प्रिंटर ले सकते हैं। बाकी कुछ लेजर प्रिंटर जो मुझे सही लगते हैं उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक सेलर को दिमाग में ये भी डाउट आता है कि क्या हमें बारकोड प्रिंटर भी चाहिए। देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में बारकोड प्रिंटर मत खरीदो। ठीक है, आप 6-8 महीने इस बिजनेस को कर लो, पहले आपके पैसे आने लग जाएं, कुछ अर्निंग आप करने लग जाओ, फिर उसके बाद आप बारकोड प्रिंटर खरीद लेना। आप अपने बजट के अनुसार एक डिसेंट सा लेजर प्रिंटर लगभग 15-20 हज़ार रुपए की रेंज में आएगा, वो खरीद सकते हैं। तो एक हो गया आपका कंप्यूटर, एक हो गया आपका प्रिंटर। इसके अलावा एक ऑप्शनल खर्चा है जो कि है स्लॉटेड एंगल रैक्स। देखो आप अपना प्रोडक्ट लाओगे तो उन प्रोडक्ट को रखोगे कहां अपने ऑफिस में, तो अगर प्रॉपर बताए रैक्स आती हैं स्लॉटेड एंगल की बनी हुई, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसी रैक्स अगर आप अपने ऑफिस के लिए परचेज करोगे ना तो वो सही रहेगा। इसमें प्रोडक्ट अरेंज करने में काफी सही रहता है, काफी सहूलियत होती है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, साइज में बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, तो एक ही रैक में काफी सारे प्रोडक्ट, काफी ज्यादा स्टॉक आ जाता है। तो अगर आप ऐसी 5-7 रैक खरीद लेते हो तो काफी स्टॉक आपका मैनेज हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप अपनी जरूरत अनुसार खरीद सकते हो। तो ये तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि शुरुआत में जब आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो ये फिक्स्ड एक्सपेंस आपको करने ही पड़ेंगे। और जब आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह लो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने जो फर्म है उसके बैंक अकाउंट जो आपने ओपन करवाए हैं उसी से पेमेंट करें और फर्म के नाम पर ही बिल लें, जिससे कि जो जीएसटी लगे इन प्रोडक्ट पर उसका आप इनपुट क्लेम कर सकें। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि रेगुलर एक्सपेंसेस है जो कि मंथली बेसिस पे आपको इस बिजनेस में होंगे। एक तो अगर आपका ऑफिस जो है वो रेंट बेसिस पे है, आपने जो जगह ली है वो रेंट बेसिस पे, तो मंथली आपका रेंट जाना ही जाना है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टाफ हायर किया तो स्टाफ की सैलरी आपकी जानी ही जानी है मंथली बेसिस पे। इसके अलावा आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिएगा और शुरुआत में आप पहले थोड़ा खरीदोगे, फिर उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा तो आप और पैकेजिंग मटेरियल खरीदोगे। तो पैकेजिंग मटेरियल भी आपको रेगुलर बेसिस पे खरीदते रहना होगा। पैकेजिंग मटेरियल आजकल जो मार्केट प्लेस है ना वो बोलते हैं कि उन्हीं के रजिस्टर्ड वेंडर से खरीदो। तो जैसे आप मीशो पे अगर आप बिजनेस करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा कि कहां से आप पैकेजिंग मटेरियल खरीद सकते हो। उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उन वेंडर्स के जो वेबसाइट के लिंक है वो दे रखे हैं। इसी तरीके से फ्लिपकार्ट में भी आप खरीद सकते हो और अमेजोन में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है फिलहाल, तो आप ऑनलाइन अमेजोन पे भी खरीद सकते हो। वरना देखो आपके एरिया में कोई पैकेजिंग मटेरियल की शॉप हो, आप वहां पे जाके भी खरीद सकते हो। ठीक है ना। बाकी आप एक काम हमेशा करा करो कि आप क्या करो ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो के टेप लाके रख लो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास जो है वो पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है उनकी ब्रांडिंग वाला, तो आप प्लेन पॉली बैग में उनका टेप लगा दो तो उससे भी काम हो जाता है। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कोरोगेटेड बॉक्स बनवाने पड़ेंगे। तो कोरोगेटेड बॉक्स भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, लेकिन मैंने देखा है ऑनलाइन जब आप खरीदते हो तो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो इस वजह से अगर ऑफलाइन कोई भी कोरोगेटेड बॉक्स वेंडर है, कहीं फैक्ट्री लगी हुई है किसी कोरोगेटेड बॉक्स वेंडर की, तो आप वहां पर जाके अपने प्रोडक्ट के डायमेंशन के हिसाब से कोरोगेटेड बॉक्स जो है वो बनवा सकते हैं।
और उसके ऊपर आप पॉलीबैग लगा के फिर भेज सकते हैं। मतलब कोरुगेटेड बॉक्स उन प्रोडक्ट में तो बहुत जरूरी हो जाता है जहां पर जो प्राइमरी पैकेजिंग है प्रोडक्ट की वो डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उस केस में आपको कोरुगेटेड बॉक्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप गारमेंट में डील करते हो, अगर आपकी टी शर्ट है वो नॉर्मल आप पॉलीथिन में करके फिर उसके ऊपर पॉलीबैग लगा रहे हो, तो उस केस में कोरुगेटेड बॉक्स नहीं भी बनवाओ तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेराई करेगा, लेकिन ये कोरुगेटेड बॉक्स हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, एक रेगुलर एक्सपेंस है जो कि आपको बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेंस इन्वॉल्व है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई एक्सपेंस, बिजली का बिल आपको मंथली देना ही पड़ेगा, इंटरनेट आपको लगवाना पड़ेगा तो उसका जो वाईफाई का खर्चा आएगा वो भी आपको मंथली बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सपेंस इन्वॉल्व है वो है इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ये क्या है कि देखो, जब आप प्रोडक्ट अपने शहर से ही कहीं से खरीद रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कहीं खरीद रहे हो कहीं दूर से, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप कहीं बैंगलोर साइड से या महाराष्ट्र साइड से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे लगेगी। मतलब जब जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे तब तब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप ये बिजनेस कर रहे हो कि कौन कौन से खर्चे इन्वॉल्व हैं जब हम इस बिजनेस को करते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट और आखिरी एक्सपेंस जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है रिटर्न एक्सपेंस। जब आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो एक माइंडसेट बना लीजिए कि रिटर्न से रिलेटेड भी खर्चा होता है। रिटर्न से रिलेटेड क्या खर्चा होता है कि देखो, कोई प्रोडक्ट आपने भेजा, वो कस्टमर तक पहुंच गया और कस्टमर से फिर वापस आ गया, तो उस केस में आपको क्या लॉजिस्टिक्स चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मतलब अपने ऑफिस से कस्टमर के घर तक का खर्चा और कस्टमर के घर से अपने ऑफिस तक वापस आने का खर्चा। इसके अलावा कभी कभी प्रोडक्ट डैमेज होकर आता है तो वो भी आपको बियर करना पड़ता है। मार्केट प्लेस में पॉलिसीज हैं कि आप क्लेम के लिए डाल सकते हो जिससे कि मार्केट प्लेस वाले आपको उस प्रोडक्ट का रीइंबर्समेंट दे दें, लेकिन कभी कभी वो क्लेम अप्रूव कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो ये कुछ कॉस्ट है जो कि इस बिजनेस के साथ आती ही आती हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से वन टाइम फिक्स्ड एक्सपेंस हैं जो कि आपको इस बिजनेस में करने होंगे और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको इस बिजनेस में करने होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू एंड राधे राधे।